नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। ये हमारे लिए खास हफ्ता है क्योंकि हम 1 साल अपना पूरा करने जा रहे हैं कल और अब कल हमारी कोशिश यही होगी कि पूरे दिन हम आपको ऐसे चेहरे, ऐसे बड़े फेसेस, ऐसे बड़े एक्सपर्ट से परिचय करवाएं, उनके साथ इंटरव्यू करें ताकि आपको कमोडिटी मार्केट की बारीकियों को तो आप समझ ही पाए, साथ ही कमोडिटी मार्केट को लेकर आपकी जागरूकता भी बढ़े। और आज हमारे साथ लंदन से एक खास मेहमान भी इस सिलसिले में जुड़ेंगे। वो हैं दोराब मिस्त्री साहब, हैं डायरेक्टर हैं गोदरेज इंटरनेशनल के। सबसे पहले स्वागत है सर, आपने वक्त दिया हमें, और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम 1 साल पूरा कर रहे हैं सर कल। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत अच्छा काम किया है पिछले साल में, और आपको, आपके दर्शकों को मैं हैप्पी बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूं, और यकीन करता हूं कि आगे चलकर कई सालों तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और आप अपने दर्शकों से बहुत ही अच्छा काम करते रहेंगे। काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं। सरकार ने जो खाने के तेल की कीमतों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी की जो राहत दी गई थी, उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाव काफ़ी कम हो गए हैं। किसानों के लिए हार्वेस्टिंग का समय होता है, तो हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि सरकार ने फेस्टिव मौका है, इस वजह से निराश नहीं करना चाह रहे थे, और मार्केट भी अभी और स्टेबलाइज होने की वजह से उन्होंने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। क्या लग रहा है, क्या ये वाकई समय था कि ड्यूटी अब बढ़ाया जाए? पहले तो मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि मैंने कई महीनों से आपसे, विश्व मोहन, आपके प्रोग्राम में फोरकास्ट दिया था कि अब अच्छे दिन कंज्यूमर के लिए आने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। भाव दाम गिरे, पाम के दाम काफी वाजबी हो गए, जी और जी। हमारे कंज्यूमर को हिंदुस्तान में काफी राहत मिल चुकी है। मेरा मानना है कि और भी दाम गिरेंगे, और अब सरकार के सामने ये समस्या है कि किसान का क्या होगा। और इसलिए मेरा सुझाव था सरकार को कि थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि दाम टिके, और हमारे किसान, जो कि काफी बड़ी फसल सोयाबीन की और काफी बड़ी बोई अब मस्टर्ड सीड की करने वाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहे। तो अब आपने जैसे बताया, अब फेस्टिवल का सीजन है। शायद सरकार ने सोचा होगा कि कंज्यूमर को जो राहत मिली है वो राहत चालू रहने दे, लेकिन मेरा कहना है कि कंज्यूमर को काफी राहत मिल चुकी है, और अब हमको किसान के इंटरेस्ट को भी संभालना है। और मेरा मानना है कि सरकार इस सुझाव को काफी ध्यान से स्टडी कर रही है, और आगे थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ फर्क इंपोर्ट ड्यूटी में जरूर होगा। मुझे पूरी तरह से याद है, आपने कहा था कि पाम तेल के दाम 3,000 तक फिसल के जा सकते हैं और सितंबर आखिर तक ही जा सकते हैं, और बिल्कुल 3200 के नीचे मलेशियाई पाम फ्यूचर्स गया भी था। अब यहां से और कितनी नरमी की संभावना आपको पाम तेल में और लग रही है? देखिए विश्व मोहन, मैंने पिछले हफ्ते ग्लोब ऑयल आगरा में जो बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां मेरे प्रस्ताव में मैंने फोरकास्ट किया कि सितंबर के एंड तक 3,000 हो जाएगा, और फिर भी दाम गिरते रहेंगे, और दिसंबर की अंतिम या तो जनवरी के पहले थोड़े दिनों तक में 2,500 रिंगित का भाव हो जाएगा। यानी कि और भी ज्यादा 10 से 15% की गिरावट आ सकती है दाम में, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, डिमांड कम है, डॉलर बड़ा स्ट्रांग है, और दुनिया के कई देशों में, भारत से अलग दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में रिसेशन की संभावना है। तो ये रिसेशन के टाइम में कमोडिटी मार्केट में तेजी नहीं चल सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि दाम और भी गिरेंगे, और इसलिए मैंने सरकार को बड़ी नम्रता के साथ सुझाव दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि हमारे किसानों को हम संभाल लें। ये भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। किसान अगर डिसअपॉइंट हो गया, अगर उसको भाव नहीं मिला, तो अगले साल वो नहीं बोएगा तिलहन।
है सर, क्योंकि और इस साल भी उस तरह के रुझान दिख रहे थे, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, सरकार का फोकस भी है, लगातार मिशन चलाया जा रहा है, उसके बाद भी देखिए बुआई के जो नंबर सोयाबीन के थे कमोबेश पिछले साल के मुकाबले थे, उस तरह से नहीं। अगर जब दाम नहीं मिलेंगे तो और ज्यादा दिक्कतें होंगी। और आपने कहा है कि दिसंबर तक 2500 रिंगिट तक भी जा सकता है। हालांकि पहले जो इतने भी आपने टारगेट दिया अब तक वो अचीव भी हुआ है, और आपको अभी भी लगता है कि 10 से 15% की गिरावट पाम तेल में और आ सकती है। सर, सनफ्लावर और सोयाबीन में कितनी गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में? ये सारे तेल एक साथ चलते हैं, सो सनफ्लावर और सोयाबीन में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन पाम सबसे ज्यादा नरमी और बेरिश है। सोयाबीन और सनफ्लावर उतने बेरिश नहीं है। लेकिन अगर ये यूक्रेन की लड़ाई अगर समाप्त हो गई, और ऐसा लगता है कि कोई कोई प्रकार की संभावना हो सकती है कि लड़ाई समाप्त हो, क्योंकि रशिया जो करना चाहता था वो कर चुका है। अब रशिया ने तो बता दिया कि हम जो 4 प्रोविंस को एनेक्स करने वाले थे वो कर चुके हैं, अब यूक्रेन के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। यूक्रेन कहता है नहीं, हम अब भी लड़ेंगे। अब देखना है कहां तक ये चलता है। मेरा मानना है कि क्रिसमस तक कुछ न कुछ सेटलमेंट हो सकता है, और अगर यूक्रेन की लड़ाई में समाप्ति हुई या सीज फायर हुआ या कोई भी प्रकार की अरेंजमेंट हुई शांति के लिए, तो सनफ्लावर के दाम बिल्कुल गिरेंगे और उसके साथ साथ सोयाबीन ऑयल के भी दाम गिरेंगे। सो इसलिए मैंने सरकार को मेरा सजेशन दिया कि थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो हमारे किसान बहुत नाराज हो जाएंगे। डिबिल वायल मिशन को लेकर सरकार ने, नीति आयोग भी अब इसके लिए काफी तैयारी कर रही है। क्या, कैसे इसको जमीनी तौर पर लागू किया जाए, क्योंकि बातें कई सालों से हो रही है, आप तो इंडस्ट्री के सबसे वेटरन हैं, क्या लग रहा है कैसे सर इसे ग्राउंड तक पहुंचाया जाए, इसका फायदा और क्या करने की जरूरत है? नहीं, ये हमारी हमारी एसोसिएशन भी इसमें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन काफी जोर से काम कर रही है, और सरकार और प्राइवेट सेक्टर को साथ साथ काम करना होगा। और हमको किसानों को एजुकेट करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान को अच्छी आमदनी मिलनी चाहिए, अच्छे भाव मिलने चाहिए। और इसलिए सरकार को 2 चीज करनी चाहिए। एक तो थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, और दूसरा कि ये जो फ्यूचर्स बाजार है हमारे, एमसीएक्स वगैरह, ये बाजार को तिलन के लिए और ऑयल के लिए खोल देने चाहिए। ये जो रुकावट की थी वो सही था, जब उस समय भाव बहुत बढ़ गए थे तब सरकार ने थोड़ा कंट्रोल किया, ठीक है। लेकिन अब वो कंट्रोल की जरूरत नहीं है, अब तो हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए फ्यूचर्स मार्केट बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। सो फ्यूचर्स मार्केट और इंपोर्ट ड्यूटी, अगर सरकार ये 2 कदम लेती है तो मेरे ख्याल से कृषि भवन बहुत ही खुश हो जाएगा, और हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदे कारक होगा। लग रहा है इनको कि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का समय आ गया है, और दूसरा फ्यूचर्स जिस पर बैन कर दिए गए थे, चाहे वो पाम तेल के हो या मस्टर्ड के हो या फिर सोयाबीन और सोया तेल के हो, उनको वापस से शुरू करना चाहिए, ताकि एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो, इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो, साथ ही रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास एक विकल्प हो। ये तमाम बातें, और एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि 10 से 15% की नरमी की संभावना यहाँ पर खाने के तेल की कीमतों में है। शुक्रिया दोराब सर, आपने वक्त निकाला एक अहम समय में और हमारे लिए एक बार फिर से हमारे सपोर्ट में आए, और आपके पास वक्त नहीं था, काफ़ी कोशिश के बाद आपको मैं यहाँ पर ले आया सर। ठीक है विश्वमोहन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और लगते रहो। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट चल नहीं सकती मीडिया के बिना, और आप लोग सब सारी चैनलें बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ईटी ने भी ईटी स्वदेश लगा दिया, और 1 साल से ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम चल रहा है। तो शुक्रिया। शुक्रिया सर। चलिए वापस से वायदा बाजार के बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं, जिगर धर्मशी है मोतीलाल ओसवाल से, और भूपेश शर्मा जी भी हैं, बीकानेर के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात आज क्रूड की कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में आज जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे हैं, 4% से ज़्यादा की तेजी आ रही है। भूपेश जी, क्या लग रहा है, ये जो रिकवरी आज आई है, ये आपको टिकाऊ लग रही है इतनी तेजी, या फिर से
कल से वापस से दबाव बन सकता है क्या, या ओपेक प्लस की जो बैठक है वो सेंटीमेंट यहाँ पर काम कर रहा है और उस वजह से यहाँ पर तेजी ड्राइव हो रही है? लग रहा है कि उत्पादन कम करने वाले हैं, रूस कार्टेल बना के बड़े उत्पादकों के साथ उत्पादन घटाने की कोशिश जो उनकी है वो कामयाब हो सकती है। क्या लग रहा है, बाजार उसको फैक्टर इन कर रहा है क्या? जी विश्वमोहन जी नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को एक साल पूरा होने के लिए सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे गर्व है कि मैं भी पिछले 6 महीने से लगातार ईटी नाउ स्वदेश का हिस्सा हूँ। अ, इसके साथ ही आपकी प्रश्न का जवाब देते हैं कि क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का बाजार अभी आज के दिन में अच्छी खासी 4% की तेजी देखने को मिल रही है और 6,900 6,950 तक के भाव इसमें आ सकते हैं आसानी से। और क्रूड ऑयल के उत्पादन की बात करें तो मार्केट पहले से ही इस चीज को कैश करके बैठा है कि मार्केट 6,900 6,950 तक या आज की जो तेजी है वो मार्केट पहले से उसको मान के चल रहा है कि इस तरीके का उत्पादन की कटौती होने की संभावना प्रबल है। जी, तो किस तरह के लेवल्स का ध्यान रखें अगर ऑप्शंस के जरिए किसी को ट्रेड करना है? तो कोई रणनीति आपके पास है? भूपेश जी, मैं इसलिए बार बार जब भी आप आते हैं तो मैं ऑप्शंस की बात इसलिए करता हूं कि हमारे कई सारे दर्शक ऑप्शंस में इंटरेस्ट रहते हैं, सवाल भी आते हैं। जी, अभी ऑप्शन की बात करूंगा तो एट द मनी की कॉल अभी किसी क्रूड ऑयल में एट द मनी की कॉल 6,700 की कॉल लेनी चाहिए और उसमें 50 रुपए 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में 60 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट तक के टारगेट आने वाले 1-2 दिन में मिल सकते हैं। हमारे साथ जिगर भी है। जिगर, आपके पास कोई मुनाफे की रणनीति है क्या ऑप्शंस में, क्रूड ऑप्शंस में? जी हाँ, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो ईटी स्वदेश के लिए 1 साल पूरे होने के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। और कमोडिटीज़ के लिए एक जो चैनल है और कमोडिटीज़ को जिस तरह से ईटी स्वदेश काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। और जिस तरह से क्रूड के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो क्रूड के ऑप्शंस की अगर बात करें तो मेरा भी ओवरऑल जो मोमेंटम है क्रूड के लिए वो पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि ओपेक की तरफ से जो सप्लाई कट्स की जो बातें कर रहे हैं, जो क्वांटम कितना होगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। तो मार्केट उसको वेट कर रहा है और उसी सेंटिमेंट्स के थ्रू प्राइसेज़ को सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है आज और कल के सेशन में थोड़ा तेज़ी का बना हुआ रहेगा। तो ऑप्शंस में अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 6700 की जो कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक है, वहाँ मुझे लगता है कि ऑलरेडी आज हम सुबह से 3.5-4% की रैली देख चुके हैं और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। 1.5-2% या 3% और भी मोमेंटम ऊपर आ सकता है। बट मुझे लगता है कि खरीदारी थोड़ा नीचे के लेवल पे मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ऑप्शन 6700 कॉल ऑप्शन जो है, वो तकरीबन 325 या 300 की रेंज होती है, तो वहाँ खरीदना मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर लेवल्स रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मैच कर सकते हैं। 260 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 425 से 450 आने वाले 1 से 2 दिनों में हम ये लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। अब चांदी की बात कर लेते हैं। शुरुआती कारोबार से ही, शुरुआती में मुझे याद है जब 11:30 के शो के दौरान अचानक से अच्छी रैली देखने को मिली थी। शुरुआत में 400-500 की तेजी थी, जो अचानक से 1100-1200 रुपए की तेजी, और वही तेजी अब बरकरार है, 1000 रुपए के आसपास अभी भी ऊपर है। भूपेश जी, क्या लग रहा है चांदी में इस तेजी में अभी भी मौका है? क्या एक कैचअप रैली अब चांदी में वापस से आने वाली है? और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो चांदी को अट्रैक्टिव बनाए हुए था, क्या यही वक्त है कि अब एंट्री करें और उसका फायदा उठाएं? पिछले 3 से 4 सत्र से देखा जा रहा है कि चांदी का जो बाजार है वो सोने के मुकाबले में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि चांदी का बाजार ये आउट परफॉर्मेंस जारी रखेगा। दूसरी, आज के सत्र की बात करें तो 57,832 रुपए का अभी तक करंट भाव चल रहा है चांदी में और इस भाव से भी मुझे चांदी शाम के सत्र में 400 से 500 रुपए की तेजी अभी और भी समझ आती है। परंतु करंट भाव पे अगर कोई भी व्यक्ति चांदी लेता है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 57,400 का स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि चांदी अभी 1,000 रुपए तेज है और यहाँ से मार्केट करेक्शन ले सकता है। ओके, चलिए अब अगला सेगमेंट हम कॉलर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जमा हो चुके हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं, रमेश भाई हैं। कॉपर 651 रुपए 50 पैसे में खरीदा है और साथ ही चांदी पर भी अपना व्यू जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए जिगर इनको? 651 की बाइंग है कॉपर, और चांदी पर भी व्यू बता दीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस। कॉपर की
कि अगर बात करें तो वैसे तो मुझे बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम लग रहा है, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो, और इनकी खरीदारी भी काफ़ी ऊपर के लेवल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको 641 के बिलो का एक स्टॉप मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक बार एग्ज़िट कर सकते हैं। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर बन सकती है। तो तकरीबन मैं शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा एक बार 648 से 651 का इनिशियल लेवल आ सकता है और मैक्सिमम टारगेट 655 का है। 641 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे का स्टॉप रहना चाहिए और होल्ड करके चल सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी का मोमेंटम काफ़ी तेज़ी लग रहा है। अगेन ऑलरेडी ₹1000-1100 तेज़ी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी रिट्रेसमेंट आती है और चांदी काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर एक बार मिल सकता है। बट येस, ओवरऑल मोमेंटम तेज़ी का है, बायस पॉजिटिव रहेगा। 57 400-500 का लेवल के करीब तक अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो वहाँ खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 57 100 के बिलो का स्टॉप रहेगा। इंट्राडे इनिशियल टारगेट 58-200 का रहेगा और मेजरली मुझे लगता है कि 58-500 तक का भी टारगेट्स आ सकता है। तो सिल्वर में भी गिरावट पे खरीदारी करें और कॉपर में 641 की बिलो का स्टॉप मेंटेन करना होगा इनको। ओके, यानी जो भी ट्रेड आपके पास जो पोजीशन है उसमें सबसे पहला काम कीजिए कि 641 का स्टॉप लॉस लगाइए। आप होल्ड कीजिए, 655 का टारगेट जिगर दे रहे हैं तो आपके बाई प्राइस के आने की संभावना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइएगा तो फिर ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुगले है महाराष्ट्र से, नेचुरल गैस 2 लॉट 559 रुपये पे शॉर्ट किया है और 3 लॉट गोल्ड इन्होंने 50,176 रुपये पे शॉर्ट है। दोनों शॉर्ट पोजीशन है गोल्ड और नेचुरल गैस की। नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए भूपेश जी? सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे। इनका नेचुरल गैस का सौदा काफी अच्छा किया हुआ है इन्होंने, और आगे अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल द फ्लो द ट्रेंड के साथ हैं। और अभी इनको अपनी पोजीशन लगातार बनाए रखनी चाहिए नेचुरल गैस में। मुझे आने वाले दिनों में नेचुरल गैस 530 रुपए से 510 रुपए के भाव समझ आते हैं। इसके साथ ही बात करें तो इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नेचुरल गैस में मेंटेन रख के चलना चाहिए, जो स्टॉप लॉस 560 रुपए का रहेगा, जिससे इनको आने वाले दिनों में लॉस ना हो। दूसरा गोल्ड की बात करेंगे तो 50,440 का भाव है। गोल्ड में मुझे बिकवाली समझ नहीं आती। जहाँ भी रिटेस्ट करता है गोल्ड, वहाँ इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। गोल्ड में फ्रेश वीकनेस केवल 50,100 के नीचे ही रहेगी। अन्यथा ये गोल्ड आने वाले दिनों में 50,600 से 50,900 के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। यानी जिस तरह की गिरावट नेचुरल गैस में बढ़ी है, हालांकि शुरुआती कारोबार में इतनी गिरावट नहीं थी, अब आप अच्छे मुनाफे में हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन में सबसे पहला काम यही कीजिए, जो आपका एंट्री लेवल है वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें, ताकि आपके पास जो मुनाफा आया हुआ है वो ना जाए। ये भूपेश जी की सलाह है आपके लिए। और गोल्ड में सेल पोजीशन में अभी फिलहाल बचने की सलाह दे रहे हैं। अगले दर्शक है मनीषा है पलवल से। नेचुरल गैस की 570 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास 66 रुपए पर, और क्रूड का, पहले नेचुरल गैस का ही जान लेते हैं। 570 स्ट्राइक की कॉल है भूपेश जी, क्या करे ये? अभी तो खैर काफी समय बाकी है कॉल की एक्सपायरी में, परंतु फिर भी मेरे को इसका नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव समझ आता है। इसलिए इनको अपनी कॉल में कोई ना कोई स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए, जिससे कि इनका प्रीमियम डिके होकर जीरो के पास ना पहुंचे। तो जो भी इन्होंने स्टॉप लॉस सोचा हुआ है 10%, 20% या 30% का अपनी कॉल का, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रखना चाहिए। और अभी तक ट्रेंड इसका बरकरार नेगेटिव जारी रहेगा आने वाले दिनों में। तो निगेटिव ट्रेंड की आशंका यहाँ पर लग रही है, तो ये उल्टी पड़ सकती है। जिगर, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? आपको भी लग रहा है कि नेचुरल गैस में गिरावट और बढ़ेगी यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल, नेचुरल गैस में जिस तरह से करेक्टिव मोमेंटम चल रहा है और 555 का लेवल जब से प्राइसेस ने ब्रेक किया है, मुझे भी लगता है कि ये जो मोमेंटम है, वो साइडवेज टू लोअर ही रहेगा और 510-15 के लेवल्स और आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाई साइड की जो भी स्ट्रैटेजी है, वहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए। एग्ज़िट की अपॉर्च्युनिटी जहाँ भी मिले, वहाँ एग्ज़िट कर लेना चाहिए। जिगर, इन मनीषा जी की एक और पोजीशन है क्रूड, उन्होंने 7,600 और 7,500 स्ट्राइक की पुट है इनके पास, और 7,700 स्ट्राइक का कॉल भी खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए, जैसे हमने क्रूड का जो ओवरऑल व्यू और जो सिनेरियो आगे बताया है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन का जो मोमेंटम है वो तेज़ी का रहेगा। तो मुझे लगता है कि पुट में बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ जो बायस ही है वो पॉज़िटिव है।
तो सेलिंग में से एक बार निकलने का सोचना चाहिए और जो कॉल ऑप्शन है उसको मेंटेन करके चल सकते हैं बिकॉज़ एक चीज़ है कि इवेंट है आगे ओपेक की तरफ काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट्स की। जो एक्सपेक्टेड लेवल्स के करीब अगर जो सप्लाई कट्स की जो बातें हैं और जो प्राइसेज़ को सपोर्ट करने की बातें हैं, अगर वो निकल के आती है तो प्राइसेज़ में और काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है और प्राइसेज़ 7,000 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि पुट में से एक बार एग्ज़िट का सोचना चाहिए, जो कॉल ऑप्शन में है वहाँ पर बने रहे। जिस तरह से हमने टारगेट्स दिए हैं कि 7,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स आ सकते हैं। बट येस, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने रिस्क को डिफाइन करके चलें, पोज़ीशंस ओपन ना रखें बिकॉज़ जो भी व्यू और जो सजेशंस दिए हैं, अगर ओपेक की न्यूज़ में जो भी आता है वो अगेंस्ट द व्यू आता है, तो एक बार पोज़ीशन दोबारा उसमें भी एग्ज़िट का मौका रखना चाहिए। तो अपने जो रिस्क है 3% या 5% उसको डिफाइन करके चलें और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। पोजीशन आपको हल्की करनी पड़ेगी, लेकिन व्यू किसी भी तरफ के बाजार में आते हैं, इसलिए उसके लिए भी हमेशा से तैयार रहना है। आपको खुद की भी रिसर्च करनी पड़ेगी और तैयार हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और समय पे एग्जिट करना भी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल अभी तेज़ी का ट्रेंड दिख रहा है जिगर को, इसलिए ये कह रहे हैं कि पुट की पोजीशन में हल्का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। एल्युमिनियम इन्होंने 199 रुपये 50 पैसे पे खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं क्या 210 रुपये तक हो जाएगा क्या? भूपेश जी, कोई चांस लग रहा है क्या 210 रुपए तक एल्युमिनियम का जाना? जी बिल्कुल, एल्युमिनियम का बाजार अभी 193 रुपए का भाव चल रहा है। अगर आज के सत्र की बात करें तो आज के सत्र में मुझे सबसे कोई पॉजिटिव कमोडिटी बेस मेटल्स में समझ आती है तो वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाजार में अभी लेवली करके काम करना चाहिए। 191 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। 201 रुपए तक के टारगेट इसमें आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। 201 रुपए के ऊपर कोई नया ब्रेकआउट आता है तो 210 212 रुपए के टारगेट भी बहुत लंबे समय में देखे जा सकते हैं। टाइम लगेगा। भूपेश जी, अगले दर्शक है विपुल व्यास हैं। चांदी 58,000 रुपए पे खरीदा है। टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। चांदी का स्टॉप लॉस 57,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के टारगेट 58,600 और 59,300 के देखे जा सकते हैं। हिसार से ग्वार सीड का 3 महीने का आउटलुक जाना चाह रहे हैं। भूपेश जी, आप सेमिनार में थे भी, काफी इनपुट्स आप वहां से ले चुके हैं, हर तरह के डाइवर्सिफाइड व्यू आपके पास हैं। 3 महीने का आउटलुक बता दीजिए पवन को। पवन जी से मेरी सलाह रहेगी कि ग्वार सीड में अभी नेगेटिव ट्रेंड बरकरार है चार्ट पर और इसमें नीचे में 4,650 4,550 के टारगेट अगले 2 से 3 महीने में देखे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी डिमांड की ग्वार की, वैसे वैसे ग्वार में गिरावट का एक बार बढ़ सकता है ओके। प्रेशर। राहुल मित्तल है भोपाल से। गेहूं का प्राइस नवंबर तक कहां तक जा सकता है? गेहूं ट्रैक करते हैं क्या आप भूपेश जी? नहीं सर, मैं गेहूं ट्रैक नहीं करता। जिगर, आप हालांकि वायदा में होता नहीं, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप एक्चुअली एग्री बेल्ट से आते हैं, इसलिए मैंने आपसे एक बार पूछ लिया। जिगर, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या व्हीट को? जी नहीं, मैं भी एग्री कमोडिटीज़ काफ़ी कम ही ट्रैक करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। राहुल मित्तल जी के सवाल मैं कल जब कोई एग्री एक्सपर्ट आएंगे तो उनसे लेने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया भूपेश जी आपका और जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।